वालेकुम अस्सलाम। बेटा स्क्रीन शेयर सबके साथ हो रही है? जी सर। ओके, हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसको आज में मतलब लास्ट क्लास में कंप्लीट करना था, हमने स्टार्ट किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ऑपरेटिंग लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने यूआई के बारे में पढ़ा था, यूजर सिस्टम इंटरफेस या यूजर इंटरफेस कह सकते हैं। फिर हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। प्रोसेस मैनेजमेंट के अलावा हमने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल या स्टोरेज मैनेजमेंट, और प्रोसेस मैनेजमेंट। सॉरी बेटा, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया ना। अच्छा वो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, सिक्योरिटी, फाइल स्टोरेज, यूआई और आई गेस हार्डवेयर। हार्डवेयर मैनेजमेंट। इसके बारे में पढ़ लिया था। हमने इससे पहले यूटिलिटीज के बारे में भी पढ़ा था। यूटिलिटीज के अंदर हमने डिस्क फॉर्मेटर एंड चेकर, हार्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटर, फाइल कंप्रेशन, वायरस चेकर, बैकअप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने प्रोग्राम लाइब्रेरीज के बारे में ही स्टार्ट किया था। चैप्टर हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था, प्रोग्राम लाइब्रेरीज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसलेटर्स। हमारा आज टॉपिक है सारा का सारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के ऊपर। हमारे पास कितने टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स हैं? सर 3 मेरे ख्याल में। कौन कौन से? कंपाइलर कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अच्छा, हमने असेंबलर को पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज के वक्त या नहीं? नहीं ऐसा सर। पढ़ा था, ट्रांसलेटर के साथ पढ़ रहे हैं। ओके, चलो फिर हम उसको अगले दिन देखते हैं। आज खैर मेन हमारा फोकस होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, खैर यहाँ पे देखो ओ लेवल्स वाली ही चीजें हैं, बट थोड़ा सा हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, A2 में और ज्यादा डेप्थ पे चले जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्रेटर्स। अगर मैं आपसे बात करूं कि हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स, तो कैसे काम करता है इंटरप्रेटर? सो वो लाइन बाय लाइन उसको एक्सिक्यूट करते रहते हैं, उसको ट्रांसलेट करता है फिर एक्सिक्यूट करता है, और फिर कोई एरर आता है तो उसको स्टॉप कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा। हाउ इंटरप्रेटर के वर्क्स की बात कर रहे हैं हम। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर सपोज कोई कोड लिखा हुआ है कुछ ऐसा, तो बेटा ये खैर फिलहाल सूडो कोड में लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता
मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये पाइथन का सिंटैक्स आके इस वेरिएबल का नाम इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर तीनों नंबर्स इनपुट लिए, तीनों को प्लस किया, सेव कर दिया। और आउटपुट करने का तरीका होता है पाइथन में हमने लिखा प्रिंट। बस फर्क ये है कि ये आई जो हमारे हैं ये स्मॉल हो जाना चाहिए। प्रिंट सम कॉमा सम। ये एक पाइथन में कोड लिखा हुआ है जो कर क्या रहा है, आपके तीन इनपुट्स दे रहा है, सम इज इक्वल टू a प्लस b कर रहा है और प्रिंट सम कर रहा है। पाइथन में सिंटैक्स आना कोई जरूरी नहीं है, ये एसक्यूएल में ए2 में जरूरत होती है। ये कोड क्या कहलाता है कंप्यूटर टर्म में? सर क्या? ये कोड क्या कहलाएगा कंप्यूटर की टर्म में? ये आपका सोर्स कोड है। सोर्स कोड वो कोड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में लिखा जाता है। इसको लिखता प्रोग्रामर है और कंप्यूटर इससे चलाता है। मतलब आप कोई भी प्रोग्राम चलाओगे उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? यू नीड अ सोर्स कोड। अब मसला ये है, जैसे अगर मैं सपोज कोई एप्लीकेशन लिखता हूँ, सब छोड़ो, ये अभी सामने जो जिस सब पे मैं काम कर रहा हूँ, दिस एप्लीकेशन इज नोन एज गुड नोट्स। ठीक है, क्या मेरे पास गुड नोट्स का सोर्स कोड है या नहीं? नहीं सर, ऑब्जेक्ट कोड होगा ना। मेरे पास ऑब्जेक्ट कोड होगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है उसको थोड़ी देर में आते हैं। तो मतलब ये याद रखो कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसका प्रोग्रामर कभी भी अपना सोर्स कोड नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्या वजह है, क्या मसले आते हैं, क्या फायदे हैं, इन सब पे थोड़ी देर में आता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जैसे अभी जूम यूज कर रहे हो तो आपके पास जूम की एप्लीकेशन है, यू डोंट हैव द सोर्स कोड। सही है। तो अब होता क्या है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, पहले हम इंटरप्रेटर के काम के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम क्या करते हैं अपना बात करेंगे कि आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर में से अच्छा कौन सा है और कब किसके लिए अच्छा है, यूजर के लिए अच्छा है, डेवलपर के लिए अच्छा है, सारे डिफरेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जैसे जावा लैंग्वेज है वो पार्शियली कंपाइल्ड और पार्शियली इंटरप्रेटेड होती है, तो उसके फायदे क्या है। फिर हम आईडी पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा ये गोल है और हम कंप्लीट करेंगे। तो हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स की हम बात करें, आप में से किसी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कि सर वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ये करता है। बेटा वो बातें बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसको हम लाइन बाय लाइन चीजें देखते हुए कवर अप करते हैं। सबसे पहली बात इंटरप्रेटर के लिए, दैट इज सोर्स कोड, इंटरप्रेटर एंड डेटा should be present while transcript। इस लाइन का मतलब क्या है, कोई समझा सकता है? सर तीनों में से कोई भी एक चीज ना हो तो नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। अच्छा, अब सोर्स कोड से मतलब
कि आपके पास प्रोग्राम का एक्चुअल कोड होना चाहिए। दूसरा, इंटरप्रेटर मतलब आपका ट्रांसलेटर भी होना चाहिए। एंड डेटा, अब डेटा से मतलब क्या है? देखो, जैसे इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, ये सोर्स का इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इंटरप्रेटर आप लोगों ने कहा कि लाइन बाय लाइन रीड करता है, इसमें लाइन को रीड करेगा, सही है। रीड करने के बाद इसको एनालाइज करेगा, अगर इसमें कोई एरर हुआ ये वहीं रोक देगा, लेकिन अगर एरर नहीं है तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट कोड के अंदर, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड को आपका जो इंटरप्रेटर का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा, और जो ये काम कर रहा है वो काम करवाएगा। एग्जीक्यूट, अब देखो ये वर्ड जो है एग्जीक्यूट करेगा, दिस मीन्स कि जैसे इस लाइन को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट किया गया, ये लाइन क्या मांग रही है? इनपुट का फंक्शन यूज कर रही है, मतलब यूजर से डेटा चाहिए। जब तक आप इस लाइन को कोई डेटा नहीं दोगे, ऑल्दो ये मैंने यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा वो, मतलब पाइथन या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज देखो ज्यादातर है ना केस सेंसिटिव, मैंने कैपिटल में लिखा। जब तक आप ये लाइन में इसको डेटा इनपुट नहीं दोगे और वो जाके ए में सेव नहीं होगा, ये आगे नहीं जाएगा। मतलब मुझे डेटा चाहिए, यूजर जब तक इसमें डेटा नहीं डालेगा ये आगे नहीं जाने वाला। तो इस वजह से आप रिटर्न सोर्स कोड, इंटरप्रेटर एंड डेटा शुड बी प्रेजेंट व्हाइल ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी टाइम। जब जब ट्रांसलेट करोगे आपको ये तीनों रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर इंटरप्रेटर काम ही नहीं करता। अब इस बार काम करते हैं, बात करते हैं स्टार्ट कैसे करता है ये। तो पहला ये क्या करता है, इंटरप्रेटर reads the first line of the code। मैंने अभी आपसे कहा इसने लाइन को पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करेगा? एनालाइज करेगा, and if errors are found, it stops एग्जीक्यूशन। नाउ बेटा बात ये आ जाती है कि एरर्स आर फाउंड, कौन से एरर्स ढूंढेगा ये? सर सिंटैक्स। सिर्फ आपके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो नॉर्मली आपके सिंटैक्स एरर्स को ही ढूंढते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आई कैपिटल लिखा था, तो आपकी पाइथन की लैंग्वेज नहीं समझ सकती कैपिटल आई इनपुट को, इसका सिंटैक्स ही है स्मॉल आई एन पी यू टी। तो अब कंप्यूटर अगर यहाँ पे इसे कैपिटल में लिखा होता, ये इसको पढ़ता, एनालाइज किया, एरर था, सिंटैक्स एरर था, नहीं समझ पा रहा था ये है क्या इनपुट, क्योंकि वेरिएबल इज इक्वल्स टू वेरिएबल और ब्रैकेट में आपने कुछ और लिखा है कंप्यूटर के लिए, ये एक रूल नहीं है। तो ये कौन से एरर्स की बात कर रहा होता है यहाँ पे? सिंटैक्स एरर्स की बात कर रहा होता है। सिंटैक्स होता क्या है? आदिल, प्रोग्रामिंग बोल देते हैं हमारा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज जी बेटा। जैसे कैलकुलेटर में अगर हम लोग 2+2 लिखते हैं तो उसमें वो क्या एक तरीके का सिंटैक्स है। हम ये कह सकते हैं कि सिंटैक्स इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर कह लो या इसको रूल्स कह लो या ग्रामर कह लो। जैसे आपने भी बिल्कुल एग्जांपल सही दी मुझे कैलकुलेटर की। बेटा कैलकुलेटर में इफ आई राइट 4 डिवाइड और छोड़ दूं आगे कुछ ना लिखूं, अगेन दिस इज अ सिंटैक्स एरर। व्हाई? बिकॉज इन द रूल ऑफ मैथ्स या मैथ्स का रूल ये कहता है कि एक नंबर के बाद अगर आपने ऑपरेटर लगाया है तो उसके बाद एक और ऑपरेटर का आना जरूरी है। अगर ये आपने नहीं लगाया तो दिस इज अ सिंटैक्स एरर। सिमिलरली आपने एक स्टेटमेंट लिखी है
4 ब्रैकेट ओपन -2। अब ये 4 - 2 तो आपने सही लिखा है, लेकिन मैथ्स का रूल कहता है अगर आपने ब्रैकेट को ओपन किया है ब्रैकेट क्लोज करना भी जरूरी है, नहीं किया स्ट्रक्चर में मसला है, मतलब सिंटैक्स एरर है। तो जैसा ही अब ये वर्ड सामने जैसे ये कह रहा था कि एक वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल अगर आप लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि राइट साइड वाली वैल्यू को आपने लेफ्ट में असाइन करवा दिया, बट उसके आगे कोई आप मैसेज नहीं दे सकते। मैसेज कब आएगा? जब इनपुट का फंक्शन यूज करोगे। तो अगर आपने इनपुट का वर्ड उसको नहीं समझ आ रहा तो वो उसको एज अ वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करता है। अब वो वेरिएबल कह रहा है कि उसके आगे मैसेज नहीं दे सकते आप, तो वो एक सिंटैक्स एरर है। It analyzes the line and if errors are found, it stops execution. What happens if no errors are found? तो सोर्स कोड 0। If no errors, तो ये क्या करेगा? सर पूरा प्रोग्राम रन करेगा। प्रोग्राम को रन करेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं if no errors, then source code is 0। converted ओ into intermediate code. This intermediate code is used to execute required action, जो भी आपका रिक्वायर्ड था। आगे क्या करता है इंटरप्रेटर? अब देखो पहली लाइन पढ़ी उसने, रीड की, एनालाइज की, कोई एरर नहीं है, इधर आ गए इन द सोर्स कोड, इसको कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट कोड में, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया, उसको यूज किया, क्या कह रहा है ये? एग्जीक्यूट, मतलब यूजर से इनपुट लेगा और उसको किसमें स्टोर कर देगा? ए में। हो गया। अब कहाँ जाओगे? यूजर ने इनपुट कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, डेटा मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि द नेक्स्ट लाइन of source code is read and above steps are repeated. कोई इशू बेटा इसमें? नहीं सर। नहीं। तो अब इसी तरह से आपका कंपाइलर भी काम करता है, बट कंपाइलर का फायदा क्या है? सर वो एक्जीक्यूटेबल फाइल देता है इंस्टेड ऑफ उसको रन कर सकते हैं विदाउट ट्रांसलेटर जब आप उसको पूरा ट्रांसलेट कर लेते हैं। एग्जीक्यूटेबल, वो बिल्कुल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है जिसको हम कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट कोड। अब इसमें अगेन जिस तरह यहाँ पे एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ किया, देखो ओ लेवल्स में इतनी डिटेल्स में हम बात नहीं करते थे। ओ लेवल्स में हम कहते हैं लाइन बाय लाइन रीड करता है, एरर्स आता है स्टॉप कर जाता है, कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। यहाँ पे आप देखो कंप्लीट और डिटेल में आप जा रहे हैं। अब यही अगर मैं कंपाइलर की बात करूं, तो कंपाइलर कैसे काम करता है? पहले तो सबसे पहली बात, कंपाइलर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? ओनली अ कंपाइलर and source code are required no data is needed। क्यों बेटा डेटा क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो रन नहीं करेगा इसको इंटरमीडिएट कोड बना। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे आपका ये इंटरप्रेटर क्या करता था?
अगर एरर नहीं मिलते थे सोर्स कोड को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करता था और इंटरमीडिएट को एग्जीक्यूट भी करता था। यहाँ पे कंपाइलर सोर्स कोड पढ़ेगा और ट्रांसलेट करके एक फाइल बना के रख देगा। इसको रन करने की जरूरत नहीं है, तो जब रन नहीं करोगे तो डेटा, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो डेटा नहीं चाहिए। तो आपके पास कंपाइलर क्या करता है? अच्छा, कंपाइलर का भी पहला यही है, पहली लाइन पढ़ेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स कोड। अच्छा, हमने ओ लेवल में क्या पढ़ता था कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ लेता पढ़ता है, बट बेटा ये भी लाइन बाय लाइन पढ़ के ही ट्रांसलेट करेगा। सही है? करता क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स कोड इज रेड, इसके बाद इस लाइन को एनालाइज करेगा, एंड इफ एरर्स आर फाउंड, इसको अगर एरर मिल जाए तो ये क्या करता है? सर वो एंड में बताने के लिए बोल देते हैं। एग्जैक्टली, क्या करता है? रिकॉर्ड करके रख लेता है, दे आर रिकॉर्डेड। सही। वो क्या करता था? अगर एरर मिलते थे तो वहीं रोक देता था। इसको एरर मिलते हैं, ये अपने पास कहीं नोट कर लेता है, लिख लेता है, एक फाइल बना लेता है, उसको हम एरर रिपोर्ट कहते हैं। ये एरर रिपोर्ट जनरेट करता है। सो आगे हम लिख सकते हैं इफ नो एरर्स आर फाउंड, अगर कोई एरर नहीं मिलते तो क्या होता है? अगली लाइन। लाइन इज अगेन, ये भी नहीं ना, पहले अभी तो ऐसे कन्वर्ट थोड़ी किया है टू नहीं एन सर। इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, then next line is नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा, नेक्स्ट लाइन पढ़ने के बाद क्या करेगा? सर वो रिपीट करेगा स्टेप। स्टेप रिपीटेड अगेन। अब अब क्या करेगा? इस तरह एक एक लाइन करते 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 एक वक्त आएगा कि मेरा पूरा का पूरा सोर्स कोड है वो क्या हो चुका होगा? कंप्लीट हो चुका होगा। एक वक्त आएगा ना कि पूरा का पूरा सोर्स कोड कंप्लीट हो जाएगा। जब सोर्स कोड कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? आफ्टर इट हैज completed the whole source code and if no errors were reported, अगर एक भी एरर नहीं आया था तो क्या करेगा? The whole source code is converted into, अभी आपने नाम बता दिया, किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम सोर्स कोड की जगह लिखते हैं होल होल कंप्लीट, कंप्लीट इंटरमीडिएट कोड।
is converted into object. लेकिन अगर एरर्स मिल गए तो क्या करेगा? आखिर में वो करेगा और एरर्स को लिस्ट डाउन करेगा कहाँ कहाँ एरर फाउंड हुआ है। एग्जैक्टली ये एरर्स के लिए आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर देगा. If errors are found, then it generates an error report. क्या अब भी ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा? नहीं, And no object code is produced. अब कंपाइलर क्लियर है. देखो कंपाइलर भी लाइन बाय लाइन लेके चल रहा है. पूरा सोर्स कोड एक साथ वो भी नहीं पढ़ता, वो एक एक लाइन लेके ही करता है. लेकिन इंटरप्रेटर कंपाइलर का फर्क ये है कि कंपाइलर एक एक लाइन पढ़ने के बाद पूरा सोर्स कोड एक साथ मतलब वो एक साथ कन्वर्ट करता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में. एक एक लाइन को इंटरमीडिएट कोड में ले आता है और फिर एक साथ पूरी ऑब्जेक्ट कोड में फाइल बना देता है. कब? अगर कोई एरर्स ना हो. अगर एरर मिलता भी है तो ये आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है. जबकि इंटरप्रेटर को अगर एरर मिल जाए तो इंटरप्रेटर वहीं पे रुक जाता है. तो अच्छा कौन सा हुआ? डिपेंड करता है सर जिस काम के ऊपर आप कर रहे हैं। जिस वैसे काम पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैं बात तो करता हूँ इंटरपाइलर अगर कि ऐसी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इंटरप्रेटर जी सॉरी बेटा, अगर ऐसी प्रोग्राम लिख रहे हैं सब टेस्ट वगैरह करने के लिए तो मेरे हाँ, ख्याल में इंटरप्रेटर ज़्यादा बेहतर। ठीक है. तो मैं यहाँ पे ये सर लिख सकता हूँ. 1 मिनट के लिए जी बेटा, लिख रहे हो? जी सर लास्ट ओके. टाइम कर लिया सर. ओके. तो बात ये आ जाती है कि अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ of compiler and interpreter to a developer. डेवलपर के लिए क्या फायदे आते हैं? मतलब डेवलपर या प्रोग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं. In interpreter, errors can be identified as they occur and corrected immediately. फौरन उसी वक्त कर लेते हो. आपको पूरा प्रोग्राम एनालाइज करने की या पूरा प्रोग्राम रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये अगर सबसे बड़ा फायदा रहता है. फायदा बेहतर नहीं होगा कि सारे एरर्स आइडेंटिफाई हो जाए एक ही दफा में तो उनको बेटा करेक्ट तो किया जा उस सके. देखो मसला ये आता है, कभी कभार ये होता है कि हमारा पहला एरर को ठीक करने के बाद आपने पहला ठीक कर लिया ना, अब दूसरा एरर्स में आपने काम करना है. ये फायदा है भी और फायदा नहीं भी है कि आप जब इसको लॉजिकल एरर्स वगैरह ढूंढ रहे होते हो ना, तब बहुत इंटरप्रेटर बड़े काम का है. लॉजिकल एरर्स किस तरह के होते हैं? सपोज मैंने कहा इनपुट ए input b c is equals to a plus b and output c. अभी जब प्रोग्राम में लिख रहा था उस वक्त मेरे दिमाग में था कि मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है. मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोग्राम लिखना था. बट कुछ वजूहात के तौर पे लिखते लिखते अचानक से मैंने इंस्टेड ऑफ दिस माइनस साइन मैंने क्या साइन डाल दिया? प्लस का. जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा मेरा आउटपुट क्या मिलेगा मुझे?
अगर मैंने a की वैल्यू 5 दी है और b की वैल्यू 3 दी है, मेरा आउटपुट मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए? 5 + 3 8, ओ 5 - 3 2, आएगा क्या? 8। तो अब तो फिर ये 4 लाइनें नजर आ रही है। सपोज करो 4000 लाइनों का अगर प्रोग्राम होता और फिर इस तरह एक मिस्टेक होती शुरू के अंदर ही, तो मैं इसको इंटरप्रेट करता, एक लाइन चलाई, दूसरी लाइन चलाई, तीसरी लाइन में मैंने चेक किया मेरी सी की वैल्यू ही गलत आ रही है, तो आगे तो बाकी सारा जो भी प्रोग्राम था वो तो गलत ही हो जाना है। तो जब सारी गलतियां एक साथ आ जाएंगी तो फायदा नहीं। इंटरप्रेटर रन करके वो बता देगा कि 8 आ गई है वैल्यू। जी जी जी, वो आप उसको एरर विंडो के थ्रू देख सकते हो, या भी हम आईडी के फीचर्स में कर लेंगे। लेकिन आपको उसी वक्त गलती पता चल जाती है जब आप चला रहे होते हो कि आपका मिस्टेक कौन सी लाइन के अंदर आती है। लेकिन ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। क्यों? ये एडवांटेज है कि गलती उसी में मिलकर ठीक हो जाती है। डिसएडवांटेज इसलिए है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं सपोज करो 10,000 लाइन्स का प्रोग्राम था और 7,000 लाइन पे मेरा एक सिंटैक्स एरर था, तो 1 से लेके 6,999 तक तो मेरा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चला, सही चला। 7,000 लाइन पे पहुंचने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर एग्जिस्ट भी करता था। बहुत टाइम बाद, जब तक वो उस पे पहुंचेगा नहीं उसको एरर निकालेगा नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है, उसको हम डिसएडवांटेज अभी लिखते हैं तब बात करते हैं। फिर इंटरप्रेटर का एडवांटेज आ गया। कंपाइलर का एडवांटेज क्या होता है प्रोग्रामर के लिए? मेरा किसका माइक ऑन कर दिया, काइंडली बंद कर दो। कंपाइलर क्रिएट्स an executable file which can be distributed to users. So no need to share सोर्स कोड। मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, आप सपोज करो, जैसे शायद तुम लोगों को बताया, मैंने बताया नहीं बताया था, एक कोविड के अंदर जब फारिग बैठे हुए थे, जब सब लोग ऑनलाइन की तरफ आ रहे थे लेक्चर्स वगैरह, तो गूगल क्लासरूम पे डाल डाल के वीडियोस में थोड़ा निजार आ गया। तो मैंने उस वक्त सोचा कि ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड डेवलपर, मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो उस वक्त मैंने एक चीज सोची कि यार क्यों ना एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पे काम किया जाए। मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, उसका नाम है बी राइट। ऑल्दो मैंने उसको प्ले स्टोर पे नहीं डाला, ये एपीके मतलब सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाई थी। ये एप्लीकेशन मैंने जब बना ली, तो मुझे जिस जिसको भेजनी थी मैंने उसका सोर्स कोड नहीं भेजा, जो मैंने कोड लिखा था ना, मैंने वो नहीं भेजा। मैंने इसकी जो ये ऑब्जेक्ट कोड बनाया था ये सबको भेजा। अब अगर आज भी मैं चाहूँ इसका सोर्स कोड बेच सकता हूँ किसी भी बंदे को जिसको एप्लीकेशन चाहिए हो अपनी एजुकेशन पर्पज के लिए, तो मैं अपने सोर्स कोड को बेच सकता हूँ। जिन जिनको मुझे एज ए यूजर के तौर पर देना था, मैंने उनको बी राइट की एपीके फाइल दी थी। उससे फायदा क्या हुआ? मुझे मेरा सोर्स कोड देना नहीं पड़ा। सपोज करो आपने करीम की एप्लीकेशन डाली, करीम एक बिजनेस है पूरा, अब वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको एपीके फाइल दे रहा है। अगर सपोज करो हमारे पास करीम कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर यूज करता, तो करीम को क्या करना पड़ता? अपना सोर्स कोड देना पड़ता। जहां उसने अपना सोर्स कोड दिया, आप उस सोर्स कोड में चेंजेस करो। सोर्स कोड में चेंजेस करना आसान होते हैं, इंटरप्रेटर इसलिए भी फायदा देता है कि इंटरप्रेटर में चेंजेस करना आसान है, क्योंकि आपके पास सोर्स कोड मौजूद होता है। आपने चेंजेस की और आपने क्लोन ऑफ करीम बना लिया अपने नाम का, सलीम कर देते हैं उसको, और आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपाइलर का फायदा क्या होता है कि आपको सोर्स कोड ही नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्ट एपीके देते हो, चेंजेस ला के दिखा दो एपीके के अंदर। सोर्स कोड से एपीके बनाई जा सकती है, बट एपीके से सोर्स कोड पे आप नहीं जा सकते। ये क्लियर है एडवांटेज? यस सर।
तो एक ये फायदा आपका रहा। अब इसी के अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेज पहला क्या आ जाएगा, मैं एज अ डेवलपर के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो आपके पास एक डिसएडवांटेज क्या आ जाता है, interpreter does not detect any syntax error until that part of code is executed। दूसरा, इंटरप्रेटर की डिसएडवांटेज, प्रोग्रामर needs to share his source code with the users। अब जब आप इंटरप्रेटर यूज करोगे, मैं इंटरप्रेटर लिख देता हूँ ब्रैकेट, ठीक है, हमने अभी बात की थी कि इंटरप्रेटर को सोर्स कोड, इंटरप्रेटर और डेटा तीनों चीजें चाहिए होती हैं। और कोई डिसएडवांटेज मेरे दिमाग में आ रहा है, कंपाइलर का डिसएडवांटेज difficult to modify a compiled program, क्योंकि वो हाई लेवल में नहीं होता, वो लो लेवल में कन्वर्ट हो चुका होता है। नाउ advantages of compiler and interpreter to a user। क्या फायदे होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के यूजर के लिए? यूजर के लिए तो सर कंपाइलर का फायदा नहीं है। कंपाइलर के फायदे ज्यादा, इंटरप्रेटर के नुकसान ही होता है। लिख दिए हेडिंग मैंने, क्योंकि वो ऊपर वाली हेडिंग के साथ मैच करा। एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इंटरप्रेटर टू अ यूजर, पहला एडवांटेज, for a compiled program only object code is needed to run program। दूसरा फायदा, compiled program executes faster। क्यों बेटा फास्ट क्यों चलते हैं? क्योंकि वो एग्जीक्यूटेड होता है। और डिसएडवांटेज क्या है? Compiled programs are less secure because they may contain a virus। आपके पास जितनी क्रैक हुए हुए सर ये सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर के एडवांटेज नहीं लिखवा रहे?
इंटरप्रेटर का एडवांटेज यूजर के लिए कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, हम यूज नहीं करते, ठीक है। कंपाइल प्रोग्राम का लेस सिक्योर क्यों होते हैं? आप जितने पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जितनी पायरेटेड गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो, वो सब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट कोड्स होता है, उनके साथ वायरस, मेजॉरिटी ऑफ द टॉरेंट फाइल्स के अंदर वायरस होता है, 99% वायरस होता है। हैकर आपका डेटा लेता है, वो आपको गेम दे देता है फ्री के अंदर। और इंटरप्रेटर का नुकसान क्या है? सर स्लो होगा क्योंकि हर इंटर वक्त ट्रांसलेट करना पड़ेगा। interpreter source code and data are required each time for translation। आपको आपका इंटरप्रेटर भी हर वक्त चाहिए, आपको आपका सोर्स कोड भी चाहिए, आपको डेटा तो खैर डेटा तो उसमें भी चाहिए होता है, ये तीनों चीजें चाहिए होते हैं हर बार जब भी आपको प्रोग्राम चलाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर की चॉइस कब जस्टिफाइड है? यस कि जब हमारे तो पास आपको सर डीबगिंग आपको करनी जब हो। डीबगिंग से आपका जो इंटरप्रेटर है वो आपकी डीबगिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, सही है। क्यों? जैसे आपने सपोज एक सिंटैक्स एरर पहले शुरू में कर दिया, तो आप बाद में भी चीजों को, पहले ही उसने डिटेक्ट कर लिया, तो आप बाद में उन चीजों को ठीक कर सकते हो। तो इससे आपकी डीबगिंग का क्या हो जाता है? प्रोसेस फास्ट हो जाता है। कंपाइलर का फायदा क्या है? कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, तो आप उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, और कंपाइल प्रोग्राम ज्यादा तेज चलते हैं एज कंपेयर टू योर इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स, क्योंकि इंटरप्रेटर को बार बार ट्रांसलेट करना पड़ता है। इतना सा ट्रांसलेटर्स है आपके पास। कोई मसला? नो? नो अब यही एक लैंग्वेज है हमारे पास, इसका नाम आप सबने सुना होगा, जावा। ये पार्शियली कंपाइल्ड एंड पार्शियली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फायदा क्या है इसका? अब देखो, आपने पाइथन में प्रोग्राम लिखा है ना, ठीक है, आपने इसको किस में कन्वर्ट किया है? डॉट पी वाई में कन्वर्ट किया है। ये पाइथन का एबीसी कर देता है। ये एबीसी का जो प्रोग्राम है, सपोज मैंने चाहता था कि मैं इसको विंडोज के लिए बना दूं, तो विंडोज के लिए क्या करेगा ये? एक्सी बना देगा। यही पाइथन का लिखा हुआ प्रोग्राम मैं चाहता था एंड्रॉयड के लिए, तो ये एंड्रॉयड के लिए क्या करेगा? डॉट एपीके बना देगा। आईफोन में कौन सी फाइल्स यूज की जाती है? आईपीए। मैं आईसीएस समझता था आज तक, आईपीए। अगर मुझे आईओएस के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा? डॉट आईपीए कर देगा। एक्सी फाइल सिर्फ विंडोज में चलती है, इतना तो पता है। हेलो जी सर। बेटा, एक्सी फाइल आपके सिर्फ विंडोज में चलती है, इतना पता है। जी जी। एपी के एंड्रॉइड में चलती है, आईपीए आईओएस में चलती है। मैं एपी के फाइल को अगर आईओएस में चलाना चाहूँ, क्या चला सकता हूँ?
नहीं नहीं, क्यों? अच्छा, ये तीनों फाइल्स कौन सी हैं? ये कहलाती हैं आपकी ऑब्जेक्ट कोड्स। ठीक है, एक्जी में आ गया मतलब ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड। मैं इनमें से किसी को भी आपस में नहीं चला सकता, ना आईपीए को एंड्रॉइड में चला सकता हूँ, ना एपीके को विंडोज में, ना एक्जी को। अभी क्या है, कंपाइल्ड फाइल्स है सारी। तो नुकसान ये आया कि जिस एनवायरनमेंट के लिए इसको बना दिया गया है, ये उस एनवायरनमेंट के अलावा किसी और एनवायरनमेंट के लिए नहीं चल सकती। यही था। तो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला था पार्शली कंपाइल्ड और पार्शली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का। जावा का क्या सीन है, जावा में आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जावा को आप पार्शली कंपाइल्ड करते हो। पार्शली कंपाइल्ड करके किसमें कन्वर्ट कर देते हो? कुछ अंदाजा है? हेलो, सोर्स कोड। सन्नाटे में क्यों चले आते हैं? नहीं, हम सोर्स कोड में नहीं कन्वर्ट करता, हम उसको पार्शली कंपाइल करना है। अगर कंप्लीट कंपाइल करूंगा तो मैं सोर्स कोड पे, ऑब्जेक्ट कोड पे आऊंगा ना। सोर्स कोड तो मेन जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मैं फिलहाल पूछ रहा हूँ, मैं पास जावा की लैंग्वेज का प्रोग्राम है। जी बेटा। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कोड में कह सकते हैं, इसके इंटरमीडिएट कोड को क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं, जावा का जब भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको पार्शली कंपाइल करके क्या कर देते हैं, जेवीबी कर देते हैं। जावा बाइट कोड, ये किसी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे एक्जी फाइल विंडोज पे डिपेंडेंट है, एपी के एंड्रॉइड के एनवायरनमेंट पे, आईपी आईओएस के एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। ये किसी सिस्टम के एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसको क्या चाहिए चलाने के लिए? जब भी आप कोई जावा का प्रोग्राम चलाते हो, इसको जेवीएम चाहिए होती है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। ये इंटरप्रेटर होता है, ये आपके प्रोग्राम को रन कर देगा। इससे फायदा क्या हुआ? मुझे सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, मैंने जावा में प्रोग्राम लिखा, उसको पार्सली कंपाइल करके जेवीबी में कर दिया। मैं चाहे आईओएस में चलाना चाहूँ, चाहे एंड्रॉइड में चलाना चाहूँ, चाहे विंडोज में चलाना चाहूँ, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, जेवीएम चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन चाहिए। जिस भी मशीन के अंदर, जिस भी विंडोज हो, एंड्रॉइड हो या आईओएस हो, अगर मेरे पास जावा वर्चुअल मशीन है तो मैं जेवीबी को चला सकता हूँ। तो मेरे पास हमारी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पे आप चला सकते हो, चाहे 64 बिट हो, 32 बिट हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, जेवीएम पे, जो मेरा इंटरप्रेटर है। इसी वजह से हम उसको कहते हैं पार्शली कंपाइल्ड और पार्शली इंटरप्रेट। क्लियर है? यस सर। इसी प्रोग्राम के अंदर एक आखिरी चीज आपके पास आ जाती है, और वो पढ़ा के मुझे क्लास को रोकना था, दैट इज आईडीई। क्या होता है अब्दुल कलाम? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या करते हैं बेटा इस पे बैठ के हम? आईडी क्या कर रहा था? बेसिकली कोड एडिटर होते हैं। कोड एडिटर होता है, हम कह सकते हैं प्रोवाइड्स एड फॉर डेवलपमेंट टूल्स। आपकी प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट को फास्ट करने में मदद करता है। क्यों? आप ये नहीं कह सकते किसी भी कोड लिखने में हेल्प करता है।
कोड तो आप नोटपैड पे जाके लिख लो, नोटपैड में आपने बिल्कुल तरीके से सिंटैक्स लिखो, उसको जिस लैंग्वेज में लिखा है उसको एक्सटेंशन में सेव करो, उसका कंपाइलर बुलाओ, एग्जीक्यूट करो, चल जाएगा। बट ये कुछ फायदे देता है। ये क्या क्या फायदे देता है, इसके कुछ की फीचर्स हैं। तो एक तो वो होता है ये जो कोड आप लिखते हैं उसको ऑटो कंप्लीट करने का। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले हम ये एक एक लेकर चलते हैं ना। पीटी प्रिंटिंग, पीटी प्रिंटिंग क्या होती है? तो वो डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे इनपुट के लिए ग्रीन, आउटपुट के लिए ब्लैक, मेरे ख्याल में। सही है, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कलर कोड्स सर ये क्या लिखा है आपने? प्री प्रीटी प्रिंटिंग। पीटी प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली कलर कोड्स द प्रोग्राम कोड। यहाँ पे किसी मतलब मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, मेरे पास मैं अभी लैपटॉप साइड पे रखा हुआ है, वरना मैं लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करके दिखाता कि अभी मैं पाइथन में कोड पीटी का सेपरेटिव की क्लास हो रही थी, हम पाइथन ही पढ़ रहे थे, तो वो मैं कोड चला दिखा देता कि कलर कोड कैसा, लेकिन आई गेस तुम लोग को अंदाजा होगा। जैसे पहचान यूज किया हुआ उसमें भी जी आता सर, कीजिए। ठीक है, तो अच्छा इसमें इंडेंटेशन भी ऑटोमेटिकली कर देता है, तो इससे फायदा क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और कोड को पढ़ना या उसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है, कौन सी चीज कहाँ पे क्या खत्म हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट। अजान बेटा, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? सर आउटपुट करवाना, शो करवाना। आउटपुट करना, मैसेज शो करना, तो ये डिस्प्ले करना। ये क्या करता है, दिस फीचर डिस्प्लेस हिंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंट्स ये सबके दिखा देता है, ये बेसिकली आपको हिंट देता है। जैसे मैंने सपोज देखा पी आर, तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, उसमें पी आर से प्रिंट आ रहा होगा और जो भी कुछ आ रहा होगा वो सब शुरू किससे हो रहे होंगे, पी आर से। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, जो आप लिखते हो उसके हिसाब से देता है। जैसे आप जब भी नंबर या फोन बुक पे जाते हो तो आपको सारे कॉन्टेक्ट दिखा रहा था, लेकिन जैसे आप सर्च पे जाते हो, आपने लिखा, सपोज मैंने लिखा WA वाह, तो वाह से एक वाह में वाह से जितने WA से जो जो नाम आ रहे होंगे सारे के सारे आपके पास आउटपुट हो जाते हैं। तो दिस फीचर डिस्प्ले हिंट्स एंड identify names that might be appropriate. तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर, डायनेमिक सिंटैक्स चेक। क्या होता है डायनेमिक सिंटैक्स चेक? सर वो हमारे जो लोग चीज़ें लिख रहे होते हैं वो सही लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम के सिंटेक्स लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, जैसे इनपुट में वो अंडरलाइन आई कर देता है। कैपिटल हो गया या फिर आई कैपिटल नहीं है, तो ऐसे। बिल्कुल ठीक है, मैंने पहली लाइन लिखी, जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया मैं दूसरी लाइन पे भी गया, वो लाइन खत्म होती ही बता देगा उसमें जो जो एरर से नीचे अंडरलाइन होके आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, लाइन इज टाइप्ड it performs a syntax check
एन अलर्ट सी प्रोग्राम है, प्रोग्रामर को बताता है ये। इसके अलावा एक्सपेंडिंग एंड कोलैप्सिंग ब्लॉक्स, ये आपकी स्क्रॉलिंग से आपको बचाता है। तो एक्सपेंडिंग और क्या करता है ये, एक्सेसिव स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग तो करनी पड़ती है लेकिन आप ना जब भी कोड लिख रहे होगे राइट साइड में प्लस माइनस नाम लिखोगे ना तो वो बना रहा होता है, उसको आपने वो कर दो, कोलैप्स कर दो, तो आपकी जो स्क्रॉलिंग है बच जाएगी। सपोज एक प्रोसीजर के अंदर मैंने 1000 लाइन का कोड लिखा था, अब दूसरा प्रोसीजर लिखने जा रहा हूँ, फिर तीसरे पे जा रहा हूँ, तो मुझे पहले और तीसरे के बीच में चीजें चेक करनी है। मैंने बीच वाले को क्या किया, कोलैप्स कर दूंगा, तो वो मेरी बीच में जिसमें 1000 लाइनें थी वो सब बच जाएगी स्क्रॉल करने से। और फिर हमारे पास आ जाता है डीबगिंग। अब डीबगिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? सर किसी चीज को फिक्स करना, किसी एरर को फिक्स करना। फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स। ठीक है, अब डीबगिंग के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज आती है ब्रेक पॉइंट। इसके अंदर कुछ चीजें हैं कि डीबगिंग कैसे करते हो आप। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? The program stops when it reaches a point called break point। ये आपको आपके रन टाइम और आपके लॉजिकल एरर से बचाता है। फिर दूसरा आपके पास आ जाता है स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग वन लाइन एट अ टाइम या वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, इसको हम कहते हैं स्टेप थ्रू। देखो होता क्या है, मैंने सपोज करो 5000 लाइनों का कोड लिखा था, जिसमें से मुझे अंदाजा है कि 3500 लाइनों तक प्रोग्राम सही है। मुझे मेरा अंदाजा क्या था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3500 लाइन पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि 1 से लेके 3500 की लाइन के बाद ठीक है, मेरा प्रोग्राम जो फट रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है, तो हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रोग्राम फट गया, वो हो रहा है कुछ अराउंड यू कैन से कि 3500 लाइन के बाद कहीं गड़बड़ आ रही है। अब कहाँ गड़बड़ है, आगे की 1500 लाइनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या उस लाइन के बाद प्रोग्राम कोड ब्रेक नहीं हो रहा, कोई लॉजिकल एरर आ रहा है। तो क्या मैं 3500 लाइन्स को भी एक एक लाइन करके चलाऊं? नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने कहाँ पे, 3500 लाइन पे। हाँ, 1500 लाइनों को चलाना, एक एक लाइन चलाना बेहतर है एज कम्पेयर टू पूरी की पूरी 5000 लाइन। तो हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा दिया, 3500 लाइन तक प्रोग्राम ने पूरा एक साथ पढ़ लिया। हाँ, अब एक एक करके पूरी 5000 लाइनें का वर्क करो। तो ये ब्रेक पॉइंट और स्टेपिंग कहलाती है। स्टेपिंग के साथ एक चीज और करते हैं, जो हम चीजें चेक कर रहे होते हैं, वो आपकी एरर विंडो कहलाती है। एरर विंडो क्या करती है, डिस्प्लेस वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस।
क्या ये चीज क्लियर है? Yes. ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे एंड होता है। आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा मैंने मुझे एक बात बताओ, मैंने जब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी पढ़ाया तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखवाए थे? Yes, sir, लिखवाएं। ये आपका, इसमें कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन, मैं ये पीडीएफ तो आप लोग से शेयर कर दूंगा। असेंबलर मैं आज नहीं, ये भी मैं ऑनलाइन क्लास में इंशाल्लाह या तो कल मैं अपडेट कर देता हूँ रात तक, तो मोस्ट प्रोबेबली असेंबलर मैं पढ़ा दूंगा। छोटा सा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का। Okay. ठीक है, वो असल में मुझे और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना था साथ, तो एक साथ ही क्लास ले लूंगा। इसमें कोई क्वेरी नहीं है? No, sir. नहीं सर।